हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए जिसमें आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरआरबी, एसएससी और कांस्टेबल्स के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बढ़िया लगेगा ना सेशन तो यार लाइक कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करें। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब जहां पे आपका क्वेश्चन मार्क है उस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ एक छोटी संख्या चार, चार से बढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ चार से पहले ये वाली संख्या चार से भी छोटी हो, लेकिन हमें ऑप्शन में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे चार से आगे और लास्ट तक देखेंगे कि 235 से आगे क्या आएगा। ये चार से पहले नहीं पूछा गया है, 235 से आगे वाला पूछा गया है क्योंकि ऑप्शन में बड़ी संख्या है। अब हमें देखना है कि भाई हम 4 से 7 पे पहुंचे तो पहले स्टेप में हम 4 से 7 पे कैसे जा सकते हैं। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो आप लोगों को एक चीज सबसे पहले देखनी है, वो है कि आपका आखिरी संख्या क्या है। आखिरी संख्या हमारी यहाँ 235 है, ठीक है। अब अगर 235 देखें, 4 से 235 बहुत दूर होती है और ये अंतर से नहीं निकाली जा सकती, सिर्फ गुणा या वर्गों से निकाली जा सकती है। अब मैं 4 से 7 पे तो बड़े प्यार से 3 जोड़ के जा सकता हूं, लेकिन जब अगर मैं ऐसी छोटी छोटी संख्या जोड़ के जाऊंगा तो मैं 235 पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि 4 से 7 पे जाने का गुणा या वर्ग का तरीका क्या होता है। अब अगर 4 2 का वर्ग होता है तो 7 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए हम वर्गों की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे गुणा से 7 की तरफ। तो 4 का 2 गुना 8 होता है और उससे एक कम 7 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया होगा, 2 गुना करके एक माइनस किया होगा। अब आगे हम चलें तो यहाँ क्या है, 2 गुना। यहाँ क्या किया हमने, 2 गुना माइनस 1। यहाँ लेकिन 2 गुना करूं, 7 का 2 गुना 14 होता है, लेकिन ये 14 से एक कम नहीं, एक ज़्यादा है। तो ये दो पैटर्न होने की संभावना है कि गुणा 2 करके -1 और गुणा 2 करके +1। तो आगे हम देखते हैं क्या ये चीज़ फॉलो हो रही है। 15 से 29 पे जाना है तो गुणा 2 करूं तो क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। अब 30 -1, तो ये वही हो गया, पहले 2 गुना -1 फिर 2 गुना +1, अब 2 गुना -1। आगे देखे 29 दूनी 58, 2 गुना +1 फिर 2 गुना -1 फिर 2 गुना +1 फिर 2 गुना -1। अब हमें 2 गुना करना है और -1 करना है। 235 का 2 गुना होता है 470, उससे एक कम करना है तो 469 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। तो जब भी आपके पास ऐसे एक क्रॉस करके, एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे क्रॉस करके दो त्रिभुज दिए होते हैं, तो उसको आज आप समझेंगे कि कैसे उसमें कितने त्रिभुज होते हैं और उसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। जैसे एक बड़ा त्रिभुज यहां मिलेगा, एक बड़ा त्रिभुज यहां मिलेगा, ये दो त्रिभुज आपको मिलते हैं और इनके कोने काउंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। तो इसमें से हमेशा 8 त्रिभुज आपको प्राप्त होंगे, ये आपको याद करके रखना है, आगे के लिए काम आएगा। बट इनके साथ जैसे ये बाहर का बॉक्स बना है, इस बॉक्स की वजह से ना ये सारे जो है अलग से मिक्स ऑफ फिगर्स, या फिर कह सकते हैं एक से जुड़ी दूसरी फिगर से मिलके बनेंगे अलग अलग। तो जैसे ये बाहर का है, अब यहां से देखो आप, ऐसे एक बड़ा त्रिभुज यहां मिलेगा तो चारों तरफ मिलेगा, फिर ये 2, ऐसे यहां ये आएगा 3, ऐसे यहां आएगा ये 4। तो 4 त्रिभुज ये हो गए, तो कितने हो गए भाई, 8 + 4 हो गए 12 त्रिभुज, ठीक है। अभी हमें और देखने हैं। अभी जैसे हमने बड़ा देखा, ऐसे इसमें यहाँ ही मुझे छोटा भी दिखाई देगा। ये देखो, ये जो ऊपर लाइन थी ना, ये लाइन मुझे यहीं मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दो ये मिल गए, ऐसे ये दो नीचे की तरफ मिलेंगे, ये रहे, ऐसे इधर मिलेगा, ये रहा, ठीक है। 2 और 2 4, 12 और 4 16 ये मिल गए हमें भाई, ठीक है। 16 मिलने के बाद अब आपको देखना है मिक्स ऑफ फिगर्स। जैसे यहाँ देखो, ये इनसे मिलके दोनों से ये बना, इनसे मिलके दोनों से ये बना, दो ये अलग से मिलेंगे, तो टोटल आपके पास 18 त्रिभुज यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। तो आपने कैसे निकाला है आप हमेशा याद रखेंगे, आगे इस ट्रिक को यूज करके आसानी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफी यूजफुल रहेगा और आपको समझ में भी आया होगा। जिस किसी को डाउट रहेगा तो कमेंट करके बता देंगे। चलिए, आयात का जो संबंध निर्यात से है वह का वही संबंध किससे होगा। ये है आपका सादृश्यता के क्वेश्चन, मतलब एनालॉजी के क्वेश्चन। ये है शब्द एनालॉजी। शब्द एनालॉजी, आयात का दूसरा शब्द है निर्यात। तो मतलब आयात और निर्यात आपस में क्या संबंध रखते हैं। हमें पता है आयात और निर्यात एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं।
तो व्यय का विलोम ढूंढना है एक तरीके से हमें। तो व्यय का विलोम जो है, व्यय क्या है, खर्चा है, और खर्चे का विपरीत क्या होता है या विलोम क्या होता है, वो होती है आमदनी। आमदनी को हम आय कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज का आपस में रिलेशन दिखाना है, वो भी आरेख के थ्रू, मतलब जो आपका वेन आरेख होता है। मतलब हर एक कैटेगरी को एक सर्कल से दिखाया जाएगा और उसको फिर यहाँ शो करेंगे, जैसे खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। अब अगर मैं देखूं, बल्लेबाज जो होता है वो भी खिलाड़ी होता है, क्रिकेटर जो होता है वो भी खिलाड़ी होता है, तो इसका मतलब खिलाड़ी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर क्रिकेटर और बल्लेबाज दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा खिलाड़ी के लिए बाहर बनेगा, खिलाड़ी। लेकिन अब इसमें समझो कि क्रिकेटर जो है वो क्या होता है, ये सारे बल्लेबाज क्रिकेटर होते हैं, तो इसलिए हम बल्लेबाज को अंदर बनाएंगे, क्रिकेटर उसके ऊपर होगा और खिलाड़ी उसके ऊपर होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। मतलब शब्दकोश के हिसाब से क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कौन सा लेटर पहले आएगा तो उसे शब्दकोश में पहले रखेंगे और कौन सा लेटर बाद में आएगा। जैसे सी जो है डी से पहले आता है तो हम क्या कहेंगे, सी वाला पहले लिखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं लेटर बाय लेटर। जैसे पहले में देखिए, सबसे पहले सब में पी लिखा हुआ है तो पी से हम नहीं पता कर सकते, फिर सब में ए लिखा है तो ए से हम नहीं पता कर सकते, आर सब में लिखा है उससे भी हमें नहीं पता चलेगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अब आगे चलेंगे तो इसमें टी है, इसमें सी है, इसमें भी टी है, इसमें आर हो गया तो डी है, इसमें एल है। अब इनके बेसिस पे हम देखेंगे कौन पहले आता है कौन बाद में। तो अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो अल्फ़ाबेट में सी सबसे पहले आएगा तो तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है, सी के बाद अगर हम देखें, सी से डी आता है तो ये दूसरा नंबर आएगा, फिर टी से पहले एल आता है तो इसलिए चौथा आएगा। अब टी वाले दो हैं तो अब इनमें निकालने के लिए कि कौन पहले आएगा तो हम देखते हैं टी से अगले वाला लेटर। जैसे इसमें आई है और इसमें वाई है तो आई पहले आता है तो पहले वाला पहले आ जाएगा और पांचवा वाला बाद में। तो 3 2 4 1 5 इसका क्रम बनेगा जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन का जो रिलेशन एस एफ बी टी पी ओ से है, थिंक का वही रिलेशन किससे होगा, ये भी आपका शब्द एनालॉजी है। तो एक एक लेटर को देखें, जैसे आर है, आर का रिलेशन एस से देखते हैं। आर हमारा 18 नंबर पे है, एस हमारा 19 नंबर पे है। फिर इसके बाद ई है, ई 5 नंबर पे है, इधर एफ 6 नंबर पे है, इधर ए 1 नंबर पे है, इधर बी 2 नंबर पे है, इधर एस 19 है तो टी यहाँ 20 है। ओ के बाद जस्ट बाद पी आता है और एन के बाद जस्ट ओ आता है, तो हमें अगला लेटर लिखना है सीधा सीधा, हम ये कह सकते हैं। तो टी 20 है तो 21 पे आएगा तो यू आ जाएगा, फिर एच, आई आ जाएगा, आई है तो जे आ जाएगा, एन है तो ओ आ जाएगा। देखो यू आई जे ओ यहाँ तक देख लो, इसी से पता चल जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन है जिसको हम वैन आरेख के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। वैन आरेख मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, तो वैन आरेख के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसने कहा कुछ बसें चौपहिया वाहन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बसों को और चौपहियों का एक रिलेशन बनाएंगे। अगर सपोज करो ये बसें हैं, ठीक है, इसे समझो ये बसें हैं, इन बसों में से उसने कहा कुछ बसें है तो इसका कुछ हिस्सा जाएगा, ये जाएगा। उसने कहा कुछ हिस्से चौपहिया वाहन है तो ये हो गया चौपहिया वाहन। ठीक है, इतना शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चौपहिया वाहन। उसने कहा सभी चौपहिया वाहन वैन है, तो चौपहिया वाहन वैन के अंदर आएंगे तो इसका आरेख इसके जस्ट ऊपर बनेगा, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, वैन कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अब आप लोग एक बात समझिए, ये जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो बस भी है और चौपहिया वाहन भी है, और ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं आपको यहाँ ब्लू कलर से दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा वो है जो वैन है और चौपहिया वाहन भी है और बस भी है। ठीक है, तो उसने कहा कुछ वैन बसें हैं। देखो ये वाला जो हिस्सा है बस का और वैन का, ये ब्लू वाला, ये वो हिस्सा है जो वैन भी है और बस भी है, तो कुछ ही तो है, ये सारा तो नहीं है, तो इसलिए सही है। कुछ बसें वैन हैं, बसों का कुछ हिस्सा ये वाला वैन के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ वैन बस हैं तो हमेशा कुछ बस वैन जरूर होगा, ये एक दूसरे के मतलब जो है कॉन्ट्रा मतलब आते हैं, वो उसका विपरीत यहाँ हमेशा सही होता है, लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ दोनों का निष्कर्ष जो है हमारे सही माने चाहिए।
चार बच्चे एक कतार में बैठे हैं, बी जी के तुरंत बाद बैठा है। तो चार बच्चे की बात करें तो आप लोगों ने चार बच्चे बैठाने, ऐसे 1 2 3 4। अब अगर हम आगे की तरफ जा रहे हो और प्ले से एक आगे चले गए तो हम पीछे बना लेंगे, आगे वाली को हटा देंगे। और अगर हम आगे ज़्यादा स्पेस चाहिए, पीछे की ज़्यादा हटानी है, तो हम लोग उसे हटा देंगे। तो ऐसे कर लेते हैं जैसी हमें ज़रूरत होती है। अब इसमें अब बात को समझते हैं। उसने कहा बी जी के तुरंत बाद बैठा है, बी जी के तुरंत बाद। तो हम कह लेते हैं, मान लिया जी को मैंने यहाँ बैठा दिया, बी जो है जी के तुरंत बाद ऐसे चल रहे हैं, मान लिया इस दिशा में बैठे हैं सब, तो बी जो है जी के तुरंत बाद हो गया। जो आर के तुरंत बाद नहीं है, जी जो है आर के तुरंत बाद नहीं है। यदि आर एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा है, आर एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा है, तो क्या होगा, एफ इधर नहीं आ सकता, एफ इधर नहीं आ सकता, तो मैं आर को यहाँ बैठा दूं और एफ को यहाँ बैठा दूं, तो इस वाली जगह को हम हटा देंगे। यही मैं आपको स्टार्टिंग में समझाना चाह रहा था। तो अब देखो, उसने जैसे जैसे कहा, जो उसने कहा बी जी के तुरंत बाद बैठा है, बी जो है जी के तुरंत बाद आ गया कि नहीं आ गया। जो आर के तुरंत बाद नहीं है, तो जी आर के तुरंत बाद नहीं है, एफ के तुरंत बाद है। यदि आर एफ के तुरंत बाद नहीं है, आर एफ के तुरंत बाद नहीं है, वो बी के तुरंत बाद है, तो हमने चारों को उसके अकॉर्डिंग बैठा दिया जैसे यहाँ पे उसने स्टेटमेंट दिया है। तो एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है, एफ के तुरंत बाद जी बैठा है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन सा संकेत आपस में बदला जाना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो इक्वेशन का, देखो बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं तो आप लोगों को। जैसे 2/16 है, इसका मतलब क्या है, 2 के बटे में 16 है और 2 16 से कटेगा नहीं, तो इसलिए इस भाग के साइन को यहाँ से चेंज करो, चाहे किसी के साथ भी करो, ये यहाँ नहीं रहेगा। और भाग को किससे बदलना है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। उसने कहा 2 भाग और गुणा, मतलब भाग और माइनस आपस में बदलने हैं, तो भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह हमें लगाना है भाग। भाग का मतलब होता है बटे में, तो ये 2 बटे में चला जाएगा, प्लस 6 कम 6, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 और 6 को जोड़ देंगे 8, और ये है माइनस का 8। देखो इक्वेशन आपकी सोल्व होकर 0 आ गई, जो कि इसने कही थी। तो इस टाइप से आप इन्हें सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका होता है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। देखो 12 से 21 से 23 32 34 क्वेश्चन मार्क, बहुत छोटी छोटी सी संख्याएं हैं, तो इसलिए हम इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बात को समझना है कि इसमें ट्रिक होती है। आपको देखना है कि कहीं पहला तीसरे से रिलेट तो नहीं करता किसी एक ग्रुप में, तो जहां पहला तीसरा पांचवा बनता हो बस उसको देख लो। जैसे यहाँ 12 से 2 से 1 ज़्यादा 3, 1 ज़्यादा 4, तो 1 ज़्यादा 5। ऐसे यहाँ देखो 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3, ऐसे हो सकता है। आखिर का अंक मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ था 1 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, यहाँ 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 होगा, तो 43 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, 2 सीरीज हैं इसके अंदर। एक सीरीज है पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, एक है दूसरा चौथा और छठा। अब हमें छठे नंबर चाहिए था, 21 32, कितने का अंतर है देखें एक बार, 11 का, 1 और 1 2, और 2 और 1 3, हो गया 32। 32 में 11 जोड़ो तो कितना हो गया, 43। तो इसलिए इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मिक्सअप सीरीज है या सिंगल सीरीज है। विकल्पों से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनने का मतलब होता है कि 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। जैसे इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड करेंगे नंबरिंग के हिसाब से। जैसे x, ऐसे भी कर सकते हैं, x के बाद मैंने y छोड़ दिया, यहाँ z आ गया, z के बाद मैंने a b छोड़ दिया, यहाँ c आ गया, c के बाद मैंने d e f छोड़ दिया और यहाँ g आ गया। ऐसे मैंने किया हुआ है, ये समझ सकते हैं। नहीं तो नंबरिंग कर सकते हैं। x 24 पे होता है, z 26 पे होता है, c 3 पे होता है और g जो है 7 पे होता है। तो यहाँ गैप कितने का था, 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, ऐसे गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं जब हमें जो है नंबरिंग लिखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ ओ क्यू टी एक्स। ओ से मैंने P छोड़ा, Q आ गया, Q से RS छोड़ा, T आ गया, U V W छोड़ा तो X आ गया। ये देखो दोनों एक ही तरीके से बने, पहले एक छोड़ा फिर 2 फिर 3, ऐसे यहाँ 1 छोड़ा 2 छोड़े 3 छोड़े, ठीक है। तो अब जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वो विषम हो जाएगा, मतलब वो अलग हो जाएगा, ठीक है। आई के बाद मैंने J छोड़ा, K आना चाहिए था, यहाँ K नहीं आया, M आ गया, तो इसलिए यही जो है यहाँ भिन्न है, या असंगत कह सकते हैं, या सबसे अलग कह सकते हैं, ठीक है। E से F छोड़ के G, HI छोड़ के J, KL M छोड़ के N, देखो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला
कि कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। ये होते हैं आपके पेयर्स बनाने वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके बीच बीच में जगह खाली होती है, उसको आपको फिल करना होता है। तो अब इस चीज को अगर हम देखें तो सबसे पहले से करने का तरीका होता है कि आप लोगों को इनके पेयर्स बनाने होते हैं। अब पेयर्स के लिए पहले ही देखो कितने हैं यहाँ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हैं। तो 15 को देखो कितने कितने के पेयर बन सकते हैं। तो 15 होता है 3 पंजे 15, तो 3 3 के या फिर 5 5 के पेयर बनेंगे। तो हम पहले 3 3 के बना के देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ हमें एक चीज नजर आ रही जो सबसे कॉमन है। देखो यहाँ सेकंड नंबर पे बी है, यहाँ भी सेकंड नंबर पे बी है, और यहाँ भी सेकंड नंबर पे बी है। ठीक है, तो ये एक जैसे हैं। लेकिन अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या है। तो यहाँ अगर मैं देखूं, यहाँ बी बी है, तो इसमें भी बी बी होना चाहिए, और इसमें भी बी बी है। अब ये तीनों एक जैसे हैं, पहला तीसरा पांचवा। दूसरा चौथा एक जैसा है, दूसरे चौथे में एक जैसा होने के लिए क्या है, देखो एम पहले में है, ए बाद में है। तो जैसे यहाँ बी बी रिपीट हुआ है, तो यहाँ ए रिपीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एम ए। और अगर यहाँ एम ए है तो यहाँ एम बी बी रहा होगा, तो यहाँ एम बी बी। तो एम ए बी ए एम है ऑप्शन सी में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्पों से दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब चुन के बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो हमारे पास आकृति है। अब इस आकृति में हमें क्या समझना है, इस आकृति के अंदर जहां हमारा क्वेश्चन खत्म होगा, मतलब जो हमारे दाएं पे होगा वो हमारा बायां बन जाएगा, और जो बायां होगा वो दायां बन जाएगा। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में दाएं का बायां, बाएं का दायां बनता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर बनता है जल दर्पण, जल प्रतिबिंब में। तो ये हिस्सा खत्म हुआ है क्वेश्चन में, तो इस हिस्से से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो ये रहा हमारा इससे स्टार्ट होने वाला, ये रहा, ये तो नहीं है, और ये रहा। ठीक है, लेकिन ये ऊपर का नीचे हो गया, नीचे का ऊपर, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं लिया हमने। फिर दूसरा यहाँ देखो, ये बाएं पे कौन है, गोले वाले निशान है, तो ये दाएं पे होने चाहिए, यहाँ बाएं पे ही है, यहाँ नीचे चले गए, ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ ऑप्शन बी बचा है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हर एक इसमें पहलू होता है जो हमें ध्यान रखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं। यदि किसी कूट भाषा में प्ले को LPYA कहा गया, तो जब आपके पास ये सारे लेटर जो यहाँ क्वेश्चन में है, जिसका कोड हमें दिया हुआ है, वो सारे मौजूद हो कोड के अंदर, तब सिर्फ रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब जैसे PLAY है, तो ये क्या बना है, LP। तो ये देखो ये क्रॉस हो गया आपस में, और ये बन गया YA, देखो ये क्रॉस हो गया ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बनता है। तो ऐसे ही हमें ये बनाना है, SL का LS हो जाएगा, और EW का WE हो जाएगा, LSWE ऑप्शन डी में गिवन है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ACX से CEV आया, EGT आया, G क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो यहाँ हम नंबरिंग से भी कर सकते हैं और ABCD काउंट भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे A से B छोड़ के C, D छोड़ के E, F छोड़ के G, तो एक एक लेटर बीच में हमने छोड़ा हुआ है। तो C से D छोड़ के E, F छोड़ के G, H छोड़ के I होना चाहिए। ठीक है, और आप ये देखो C X का विपरीत होता है, E V का होता है, G T का होता है, तो यहाँ I का विपरीत लिखना है जो कि R होता है। तो IR लास्ट वाले को हम डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। विकल्पों में से विषम चुनिए। हमारे पास 4 फिगर है, उन 4 फिगर में से हमें देखना है कि 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होंगे। ये फिगर वाला विषम होता है। ठीक है, पीछे हमने भी पढ़ा था, वो था हमारा अल्फाबेट्स वाला विषम। यहाँ विषम है आपकी फिगर के अंदर। तो इन फिगर के अंदर आप देखो, ये सारे लाइन से मिलके बने हैं, लाइनों से। ठीक है, ये लाइनों से मिलके बने हैं, ये ऐसे लाइनों से मिलके बने, ये भी लाइनों से मिलके बना, ये भी लाइनों से। लेकिन ये क्या है आपका भाई, सर्कल है, तो ये अलग अलग रेखाओं से मिलके नहीं बना होता। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ विपरीत कहलाएगा। किसी कागज के को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा व काटा जाता है। हमने ये मोड़ा काटा, फिर अनफोल्ड किया, हमारा आंसर क्या आएगा, ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपका होमवर्क है। विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए अब आप देखें, जैसे किधर बड़ी संख्या है।
आपको उधर की तरफ जाना है। जैसे इन सारी संख्याओं में मुझे 10, 42 और 72 सबसे बड़ी नजर आ रही है अपनी हर एक लाइन के अंदर, तो इसका मतलब इसे ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व किया जाएगा। अगर हम इधर की तरफ जाते तो सारी संख्याएं कोई बड़ी कोई छोटी मतलब लगभग एक जैसी सी हैं, तो उसमें हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जिधर बड़ी संख्या है ना उधर की तरफ आपको भागना है और हमेशा उधर आंसर निकालना है, फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि भाई 2, 5 और 1 का यूज करके 10 कैसे आया। तो 2 और 5 की गुणा क्या होता है, 10 होता है, 2 पंजे 10, ठीक है, और उसकी 1 में गुणा करूँ तो 10, क्या ये यहाँ भी अप्लाई है, 4 की 12 6 72 बिल्कुल सही है। तो 7 दूनी 14, 14 की मैं किस में गुणा करूँ कि मेरा 42 हो जाए। तो इसका मतलब मैं 42 को इस 14 से भाग ही कर दूं, तो 14 तिये 42, तो इसका मतलब यहाँ 3 होना चाहिए। तो 7 दूनी 14 तिये 42, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन जो है मिस प्रिंट हो गए, मान लेते हैं ये ऑप्शन ठीक है 3 है। तो 3 वैसे इसका आंसर है। नीचे दी गई उत्तराकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। मतलब जो ये आकृति है प्रश्न में दिया है वो किसी ना किसी उत्तर आकृति में छिपी हुई होगी, तो आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ देखो एक लाइन ऐसे सीधी, फिर ऐसे, फिर सीधी, मतलब ऐसे बनी हुई है, ठीक है, बराबर बराबर, फिर ऐसे जाना है, ऐसे जाके ऐसे आना है, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं हमें कहीं मिलती है क्या, तो हमें ये रेखा यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से ऐसे ले सकता हूँ, ऊपर ऐसे भी चली गई, तो ये मुझे यहाँ से यहाँ तक तो मिल रही है। यहाँ जाऊंगा तो मुझे आगे जाके ये ऐसे भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब इसमें गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है, वैसे ये हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ बन सकता है। इसमें से तो बनेगा नहीं क्योंकि ये ऐसे आ गए, यहाँ से ऐसे रेखा कोई है नहीं, इसमें से ऐसे करके करेंगे तो इसमें भी कोई रेखा नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे करें, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ, तो ये यहाँ ज़्यादा मतलब दोनों जगह दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अंदर ये ऐसे जाके ये यहाँ से भी मुड़ सकता है, यहाँ से भी मुड़ सकता है, यहाँ से भी मुड़ सकता है, तो यहाँ बहुत सारी जो है डिफरेंसेस आ सकते हैं। लेकिन ये देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बना हुआ है ऐसे जाके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा मैच ये कर रहा है, ए वाला भी लगभग आंसर दे रहा है बट उसमें कई सारे आंसर्स मिक्सअप हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी पे जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। कितने धनी किसान ग्रामीण नहीं है, तो हमें क्या करना है, ग्रामीण नहीं है मतलब ग्रामीण नहीं लेना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, ग्रामीण वाले ब्लॉक को यहाँ से हटा दो, मतलब ये वाले जो है आंसर आपको बिल्कुल भी टिक नहीं करने, ठीक है, ये ग्रामीण हो गया। और उसने कहा कितने धनी किसान, अब धनी होना चाहिए किसान होना चाहिए, धनी और किसान ये है 11 4 6, लेकिन ये क्या है, ये किसान है धनी नहीं है, ये धनी है किसान नहीं है, 4 इकलौती ऐसी संख्या है जो धनी भी है और किसान भी है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज का प्रैक्टिस सेट। बढ़िया लगा है तो भाई लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। कल फिर लेके आऊँगा ऐसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट। डेली प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ शाम को 7:30 बजे, जहाँ मैं आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। चलिए मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।